दोस्तों एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है। शाम को 8 बजे लगभग 1 से 1.5 घंटे की मैथमेटिक्स की क्लास होती है। फ़िलहाल अलजेब्रा चल रहा है, तो हमारी एकदम बेस्ट फैकल्टी, मैथमेटिक्स के बेस्ट टीचर एमटी यादव सर के द्वारा वो क्लास चलाई जा रही है। तो मिस मत कीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरे फोल्डर का लिंक दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके पूरा फोल्डर का लिंक है, वहाँ पर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 92 होगा। आज हम राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, इसी की चर्चा डिटेल में की जाएगी। इससे पहले नेशनल इमरजेंसी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352 के तहत जिसकी घोषणा की जाती है। तो आज आपको आर्टिकल 356 के बारे में मालूम पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विवादित भी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लगभग अगर देखा जाए 120 से ज़्यादा बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, ठीक है। और उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। क्यों इतना विवादित है, ऐसे क्या प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 356 में कि इसे बहुत ही विवादित कहा जाता है। तो चलिए सबकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर किस आधार पर या किस कारण से राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से ये मालूम हो जाए कि किसी राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, अर्थात संविधान में जो लिखा हुआ है, जो संविधान में नियम दिए गए हैं उसके अनुसार काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ध्यान समझिए आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा ये मालूम हो जाए या अन्य किसी भी माध्यम से ये उन्हें मालूम हो जाए किसी राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उस राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है, अर्थात वहाँ की जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाएगा और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति का सीधा शासन वहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति के अधिकार में वो राज्य आ जाएगा और राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पर पूरा बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। और कभी कभी करते क्या हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की सहायता के लिए कुछ सलाहकारों को नियुक्त कर देते हैं, जो आमतौर पर रिटायर आईएएस अधिकारी होते हैं। उन्हीं की एक टीम को गठित कर दिया जाता है कि वो राज्यपाल की मदद करते रहते हैं और वहाँ का शासन जो है वो राष्ट्रपति के अंडर में होता रहता है। तो समझने वाली बात यह है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे आर्टिकल 356 और 365 में। आर्टिकल 356 में ये लिखा गया है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होगा जब राष्ट्रपति को ये एहसास हो जाए कि वहाँ का जो शासन है वो संवैधानिक तौर पर नहीं चल रहा है। और ये मालूम एहसास उन्हें कैसे होगा, या तो राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाकर दे दें, या अगर उन्हें किसी अन्य माध्यम से भी एहसास हो जाए। जैसे केंद्र सरकार ने कोई काम दिया है राज्यों को, कुछ निर्देश दिए हैं संवैधानिक दायरे के अंदर ही, और राज्यों ने मना कर दिया है, तब भी राष्ट्रपति को ये एहसास हो सकता है कि वहाँ का जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो संवैधानिक आधारों पर काम नहीं कर रही है। तो वही आर्टिकल 365 कहता है। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि यदि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य जो है वो संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रही है। ध्यान से देखिए, बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं कि आर्टिकल 365 में भी यही लिखा है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहा गया है। नहीं, आर्टिकल 365 राष्ट्रपति की एक तरीके से मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है, राष्ट्रपति को ये बता रहा है कि राष्ट्रपति जी, अगर आपको ये देखने को ये मिलता है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के बातों को नहीं मान रही है, केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं मान रही है, तो राष्ट्रपति साहब आप ये एहसास कर लीजिए, आप ये जान लीजिए कि वहाँ की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। इसके बाद क्या करना है वो आप जानिए। अगर आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो आर्टिकल 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं।
आर्टिकल 365 के तहत नहीं। आर्टिकल 365 में केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य नहीं करती है तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य सरकार संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रही है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा वहाँ पे, लेकिन राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है वो आर्टिकल 356 के तहत दिया हुआ है, आर्टिकल 365 के तहत नहीं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 356 और 365 में क्या अंतर है। मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। कब? 2 कंडीशन है, या तो राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाकर भेज दें राष्ट्रपति के पास, अर्थात सिफारिश कर दें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, या किसी अन्य तरीके से अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि वहाँ की सरकार जो है संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे वो आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है। जबकि आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि अगर केंद्र की बातों को राज्य नहीं मानेगा तब राष्ट्रपति ये सोच लें कि राज्य जो है वो अब लिमिट से बाहर चला गया है, वो अब संवैधानिक दायरे में काम नहीं कर रहा है, बस ये एहसास कर लें। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ज़्यादातर वो आपको मालूम है कब किया गया? वो जब इलेक्शन ख़त्म होते थे ना, इलेक्शन जब ख़त्म होते थे कि किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता था तो बहुमत ना मिलने के कारण तो कई पार्टियां जो हैं बहुत देर कर देती थी गठबंधन बनाने में और राज्यपाल के पास जाने में लेट कर देती थी, वो क्लेम नहीं कर पाती थी सरकार बनाने का। तो इस आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन बहुत बार लागू किया गया है। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया। एक बार मान लीजिए राष्ट्रपति ने जो है किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, अब क्या वो हमेशा के लिए बना रहेगा? नहीं, 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ेगी, वो भी साधारण बहुमत से। जबकि नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 1 महीने का टाइम दिया गया था, 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति मिल जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो चुकी है तो घोषणा की तिथि से 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, या अर्थात स्वीकृति लेनी पड़ेगी, कह सकते हैं अनुमोदन करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लग जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन वो कब तक रहेगा? 6 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, 6 महीने के लिए रहेगा। अगर मान लीजिए 2 महीने के अंदर अंदर जो राज्यसभा है वो तो पास कर दिया, उसने स्वीकृति दे दी, लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता उस दौरान, तब क्या होगा? तब जब नई लोकसभा गठित होगी तो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसके 30 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन वहाँ पर बना रहेगा। ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उस राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने के लिए लग जाएगा। एक बार संसद ने पास कर दिया तो जो राष्ट्रपति शासन है किसी राज्य के अंदर वो 6 महीने तक चलता रहता है। तो 6-6 महीने करके और बढ़ाया जाएगा। 6 महीने कंप्लीट होने वाले होंगे तो फिर से संसद के दोनों सदनों में पास हो जाएगा तो 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा। तो अधिकतम कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? 6-6 महीने करके। जबकि नेशनल इमरजेंसी से पहले आपने पढ़ा होगा 6-6 महीने करके अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के साथ। याद रखिए, 6 महीने के लिए एक बार बढ़ गया तो 6 महीने के बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो कितनी बार 6-6 महीने करके बढ़ाया जाएगा इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है कई स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 6 महीने के लिए एक बार बढ़ा दिया गया, ठीक है, फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया तो 6-6 महीने करके उसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के बाद।
ये शर्त 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रखी गई। इसमें यह कह दिया गया कि जो 6 महीने को का बढ़ाने का जो कंसेप्ट है वो आम तौर पर 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब संसद ने पास किया, 6 महीने के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, फिर 6 महीने के भीतर ही संसद ने दोबारा पास कर दिया तो 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा। तो 6 + 6 1 वर्ष के लिए मान लीजिए किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद भी अगर और समय बढ़ाना है तो 2 शर्तें आवश्यक हैं। 2 शर्तें कौन सी? पहला ये शर्त है कि देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हो। देश के अंदर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी हो, चाहे पूरे देश में हो चाहे किसी छोटे क्षेत्र में हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि चुनाव आयोग ये लिखित रूप में कह दे कि जो विधानसभा का जो चुनाव है वो नहीं कराया जा सकता इस समय, विधानसभा के चुनाव को कराने में कठिनाइयां हैं। तो ये 2 शर्तें, दोनों ही शर्तें अगर पूरी होती हैं तब आगे के लिए बढ़ाया जाएगा उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 वर्ष तक ही चल सकता है। तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन अगर मैं आपसे पूछूं कितना अधिकतम लग सकता है तो आप कहेंगे 1 वर्ष तक तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी शर्त के 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है, वो भी अगर संसद टाइम पर अनुमोदन दे दे। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है, 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली क्या है? नेशनल इमरजेंसी लगी हो, चाहे पूरे भारत में चाहे किसी भी छोटे क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, तथा चुनाव आयोग ये बता दे कि विधानसभा का चुनाव उस राज्य में नहीं कराया जा सकता फ़िलहाल। तो जब चुनाव नहीं कराया जा सकता तो फिर नई सरकार का गठन ही नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाती हैं तब फिर समय बढ़ाया जा सकता है। और समय अधिकतम कब बढ़ाना, कितना बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो किसी राज्य के अंदर इन 2 शर्तों के साथ जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्षों तक रह सकता है और 3 वर्ष के बाद नहीं हो सकता। 3 वर्ष हो गए तो चुनाव किसी भी हाल में करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कुछ बच्चों को लग सकता है, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन की समाप्ति कैसे होती है? अब राष्ट्रपति की जो समाप्ति है वो आसानी से राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। संसद को जो है अनुमोदन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस राष्ट्रपति एक घोषणा कर दें कि हाँ उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन की जो है समाप्ति हो सकती है। इसके अलावा अगर संसद समय पर अनुमोदन नहीं कर पाती तब भी राष्ट्रपति शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा और न्यायालय के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो राष्ट्रपति शासन है वो इलीगल तरीके से लगाया गया, उसके सही कारण नहीं है, तो वो जो राष्ट्रपति शासन है उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हाई कोर्ट को भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा हो जाती है किसी राज्य में तब उस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला बात तो यही है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य सरकार के कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। अब उस राज्य में जो संचालन, जो प्रशासन करना है वो राष्ट्रपति करवाते हैं। किसके द्वारा करवाते हैं? या तो राज्यपाल के द्वारा कराएंगे, और कभी कभी राज्यपाल की सहायता के लिए सलाहकारों की नियुक्ति कर दी जाती है। वो सलाहकार जो होते हैं, जो IAS रिटायर्ड IAS अधिकारी होते हैं, उन्हीं की एक टीम बनाकर उनको दे दिया जाता है, तो उनकी सहायता से उस राज्य को जो है संभाला जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ये भी घोषणा कर सकते हैं कि जब संसद है, अब से संसद उस राज्य के अंदर राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात उस राज्य की जो विधानमंडल है उसकी जो शक्तियां हैं वो अब संसद प्रयोग करेगी। अर्थात कहने का भाव ये है कि राज्य सूची के विषयों पर अब कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाएगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है
तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है वहाँ से सरकार को भंग कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति अगर चाहें तो विधानसभा को भी विघटित या निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, निलंबित कर सकते हैं मतलब टेम्परेरी निलंबित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। विघटित मतलब परमानेंट उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, परमानेंट भंग कर सकते हैं। परमानेंट भंग करने का मतलब यह है कि दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा तो दोबारा से चुनाव होंगे। विघटित करने का मतलब ये है, विघटित और निलंबित अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, लेकिन विघटित तभी किया जा सकता है जब संसद ने अनुमोदन दे दिया है। ऐसा नहीं कि आज राष्ट्रपति शासन लागू किया गया राज्यपाल में और कल विघटित कर दिया, विधानसभा को विघटित कर दिया, नहीं। वो विघटित तभी होगा जब संसद स्वीकृति दे दे कि उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू है उसको स्वीकृति दे दे। जो 2 महीने का समय मिला है ना, 2 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति अगर मिल जाती है तब जाकर विघटित कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक नोट लिख लीजिएगा, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाया गया कानून है राष्ट्रपति शासन के दौरान, वो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी प्रभावी होगा जब तक राज्य विधायिका उसे समाप्त ना कर दें, वो भी कानून बनाकर। ठीक है, संसद और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई कानून बनाया उस राज्य के लिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है तो क्या उसे उस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं, वो कानून प्रभावी रहेगा। वो ख़त्म एक ही शर्त पे हो सकता है, जो विधायिका है, जो विधानमंडल आई है राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद, वो एक प्रस्ताव लाए, एक या कानून बनाए उससे समाप्त करने के लिए, तभी समाप्त होगा। नोट लिख लीजिएगा, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी नुकसान होगा राज्य सरकार का ही होगा, उसी को निलंबित या कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। नोट कर लीजिएगा, लोगों के मौलिक अधिकारों पर केवल और केवल आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही प्रभाव पड़ता है। एक और नोट लिख लीजिएगा, उस राज्य की हाई कोर्ट की शक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि वो राज्य जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो उस राज्य की जो हाई कोर्ट है उसकी भी शक्तियों को समाप्त या कम किया जाए, नहीं। हाई कोर्ट स्वतंत्र है, उसकी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट लिख लीजिएगा। अब एक आपको केस मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 356 अगर पढ़ रहे हैं तो SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का मामला है। ये हैं SR बोमई साहब। इनका जो पूरा नाम है सोमप्पा रेयप्पा बोमई। ये कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि कुछ महीनों के ही मेहमान थे। 1988 और 1989 के बीच में कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था, एक जनता पार्टी थी और एक लोकदल पार्टी थी। दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसे जनता दल पार्टी कहा गया। तो गठबंधन की सरकार में इन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बनाया गया। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद इन्हीं के पार्टी के जो MLA थे वो राज्यपाल के पास गए। उस समय जो राज्यपाल थे वेंकट सुवैया थे, उनके पास गए और कहा कि हमारी सरकार के पास बहुमत नहीं है क्योंकि मैं और मेरे कुछ साथी सरकार को छोड़ रहे हैं। देख लीजिए, लिखित रूप में उन्होंने मुझको ये भेजा भी है। लगभग 19 जो MLA हैं उनका साइन दिखाया गया। उसके बाद राज्यपाल ने क्या किया, किसी से बिना सलाह लिए, इनसे बिना पूछे और डायरेक्ट केंद्र सरकार में उस समय मुख्य राजीव गांधी, उनको लिखित रूप में भेज दिया कि अब जो है कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो होना क्या था, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन बाद में जो सभी MLA जिनका क्लेम किया गया था कि इन्होंने साइन करके दिया है सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई साइन नहीं किया। जो आप राज्यपाल साहब जी, जो आपके पास वो MLA गए थे वही अकेले ही विरोध कर रहे हैं, हम नहीं विरोध कर रहे हैं। तो SR बोमई को जब ये सब मालूम पड़ा, उन्होंने पूरा जोर शोर से विरोध किया राज्यपाल का और राज्यपाल को कहा कि हमको टाइम दीजिए, मैं बहुमत साबित करता हूँ। लेकिन राज्यपाल ने टाइम नहीं दिया। राज्यपाल ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। फिर उसके बाद क्या था, ये SR बोमई साहब
कर्नाटक हाई कोर्ट में गए तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तो 5 साल बाद रिजल्ट आया। हालांकि 5 साल तक इनके साथ बहुत परिवर्तन हो चुका था, इनकी सरकार तो ख़त्म हो चुकी थी, नई सरकार भी आ चुकी थी, वो भी समाप्ति होने वाली थी। तो जो जजमेंट आया वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट आया। उसका प्रयोग जो है आज भी होता रहता है। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक अभिलेख की तरह देखा जाता है। तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को जो भी बहुमत प्राप्त है उसका निर्धारण सदन के पटल पर होना चाहिए। राज्यपाल की व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यपाल ने अपने मन में सोच लिया कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम दीजिए और बहुमत सिद्ध करने के लिए समय दीजिए, और वो बहुमत जो है सदन के पटल पर ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया हो। मतलब आज की डेट में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया किसी राज्य के अंदर, तो 2 महीने का समय होता है कि संसद के पास स्वीकृति देने का। अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया है, संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया है, उसके बाद ही उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। उससे पहले नहीं भंग किया जा सकता है। ठीक है। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति शासन के सभी पहलुओं की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। तो जब भी कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होगा किसी राज्य में, अगर वो पाया जाता है कि वो सही कारणों से लागू नहीं हुआ है तो उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपात है उसके लिए भी कहा था कि इनका भी अर्थात तीनों जो हैं आर्टिकल 352, 356, 360 तीनों जो आपातकाल हैं इनकी न्यायिक समीक्षा होगी, ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये था पूरा आर्टिकल 356। अच्छा लगा लेक्चर लाइक कीजिएगा। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार।